स्टूडेंट सेक्शन 123 इसलिए आप देख रहे हैं 3 स्टार लगा रखे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत टेक्निकल है, बड़ी शिद्दत के साथ समझना है हमें और याद करना है। देखिए डिविडेंड से रिलेटेड बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कहां से देंगे, इसे कहते हैं सोर्सेस। किस तरह से देंगे, मैनर। कब देंगे, टाइम। और इसके अलावा भी दुनिया भर की और भी बहुत सारी बातें, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिंपल देखिए, मैंने हिंदी में लिखा कहां से, कैसे, कब, और एक मैंने और डाल दिया वर्ड किसको। क्लियर, किसको दिया जाएगा डिविडेंड। देखिए मैंने आंसर को थोड़ा इजी वे में ब्रेक किया है। मैंने ये बताया है आपको पहले कि यार डिविडेंड देना है ना, उससे पहले 2 काम करो। कितने काम करो, 2 काम करो, और 2 बिल्कुल मत करना। क्या लिखा है, डिविडेंड, ये आसान किया आपके लिए आंसर। डिविडेंड देना है, पहले 2 काम करो एंड 2 ना करो। दैट मीन्स कितने काम करो, 4 करो। 4 में से 1 का भी डिफॉल्ट हो गया तो दफा हो जाओ, डिविडेंड हम नहीं देंगे। इज दैट ओके? कहता आप ट्रांसफर कर दीजिए कहां पे, रिजर्व्स में। याद कीजिएगा मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था रेगुलेशन 82 कि डिविडेंड देने से पहले कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए, रिटेन अर्निंग क्रिएट करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, लेकिन लॉ की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। ये मैं बेसिक्स में भी जिक्र कर रहा हूं, लेकिन हमें रेगुलेशन 82 पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज जब सेक्शन में लिखा है तो किसकी चलती है हमेशा, सेक्शन की। क्योंकि हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर मेमोरेंडम, आर्टिकल, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट। इज दैट ओके किड्स? तो कहता है ट्रांसफर कर दीजिए फ्री रिजर्व में। अब याद कीजिएगा फ्री रिजर्व का हम डेफिनेशन पढ़ गए थे सेक्शन 2 क्लॉज 43 में, जहां मैंने बताया था विच आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और उसके अंदर हम नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे भाई, उसके अंदर हम रिवैल्यूएशन गेन, नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी नहीं लेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे, वैसे भी वर्ड लिखा है ऑप्शनल, एज थिंग्स फिट या एप्रोप्रिएट। मतलब कोई ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। किसकी डिस्क्रिप्शन या पावर है बेटा, जो बोर्ड को सही लगे। दूसरी बात, तो ये काम क्या करना ही करना है। मैंने लिखा 2 काम करें, नहीं, ये काम करना जरूरी नहीं है। क्या है, ऑप्शनल, लेकिन कर लेना चाहिए। कहते हैं ना कई बार कोई चीज क्या होती है, एडवाइजरी होती है, आपके इंटरेस्ट में होती है, कर लेना चाहिए। नंबर 2, ये करना ही करना है। क्या लिखा है, कंपल्सरी। सेट ऑफ, सेट ऑफ ये वर्ड बेसिकली आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर लॉस है तो वो आने वाले 8 साल कहां से एडजस्ट कर सकते हैं आप, उसी की इनकम में से क्या कर लीजिए, एडजस्ट। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा इंटर हेड सेट ऑफ एंड इंट्रा हेड सेट ऑफ, मतलब एक ही हेड में एडजस्ट कर लेना या किसी और हेड से एडजस्ट कर लेना। राइट, बिल्कुल वैसी ही बात है, सेट ऑफ, एडजस्ट कर लेना। भाई किसको कहता है, डिविडेंड देने से पहले पिछले सालों का, प्रीवियस ईयर्स, या जिसे आप क्या कह सकते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड। आई होप सो, ब्रॉट फॉरवर्ड क्लियर। पिछले सालों का 2 चीजें पहले माइनस करो। क्या, एक लॉसेस एंड एक पिछले सालों की क्या, डेप्रिसिएशन। जैसे अगर आपने इनकम टैक्स में पीजीपीपी हेड पढ़ लिया अंडर सेक्शन 28 से 44, वहां पे आप सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं और वहां बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस हेड में क्या नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता। अगर आपने ये पढ़ा, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 100 रुपए है और डेप्रिसिएशन 150 है तो देखा जाए आंसर क्या है, 50 रुपए का लॉस। सॉरी, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आप उतनी माइनस करेंगे जितना क्या है, प्रॉफिट है। बाकी जो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, हम इनकम टैक्स में उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अगर आपने वर्ड सुना हो, राइट, बिकॉज आपके इंटर में सबसे महत्वपूर्ण जो हेड है पीजीपीपी हेड, इवन सीए फाइनल में भी सबसे टॉप वही हेड है, पीजीपीपी हेड। नंबर 2 नो डाउट कैपिटल गेन हेड। तो देखिए कहता है 2 चीजें माइनस करनी है, एक लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन। आई होप सो आप डेप्रिसिएशन का लॉजिक समझे होंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे सर पिछले सालों के लॉस होंगे, पिछले सालों की डेप्रिसिएशन क्यों माइनस कर रहे हैं। लॉजिक मैंने दे दिया, डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस साइड में क्या नहीं हो सकता, लॉस। इसलिए
कहता है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, पहले क्या माइनस करें, पिछले साल की लॉस एंड डेप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए 400 रुपए का प्रॉफिट है, माइनस किया लॉसेस बीएफ, बॉयफ्रेंड नहीं है, ब्रॉट फॉरवर्ड है, राइट, तो 150 लेस कीजिए और फिर से बॉयफ्रेंड नहीं है, ब्रॉट फॉरवर्ड है, पिछले सालों की डेप्रिसिएशन, जिसे नाम दे सकते हैं आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्सॉर्ब मींस जो प्रॉफिट में से माइनस नहीं हो पाई क्योंकि प्रॉफिट था ही नहीं उतना। तो मान लीजिए ये इतना इतना, तो कितना बचा पीछे 200, तो आप डिविडेंड सिर्फ इस 200 में से दे सकते हैं। कितना देना चाहें ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पहले इसमें से क्या क्रिएट कर सकते हैं, रिजर्व, लेकिन क्रिएट करना है नहीं करना है ये कोई फसी नहीं है। तो बड़े महत्वपूर्ण वर्ड है, मैंने डू लिख दिया, लेकिन फिर भी ये चीज क्या है, ऑप्शनल है, बट ये रिकमेंडेटरी है, ये एडवाइजरी है, कंपनी के लिए सही रहता है, लेकिन ये कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट यू गॉट, लॉ का पेपर है साहब, एक बड़ी बैलेंस शीट अगला बना के दे सकता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन अकाउंट्स की तरह सॉल्व करना पड़ सकता है, बार बार मैंने कहा ले जाइएगा कैलकुलेटर। तो अब है दो बातें जो आपने नहीं करनी, जिसमें से एक बात तो बड़ी आसान है और दूसरी बहुत ही भयंकर है। पहली बात देखिए, आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, किसका, डिपॉजिट्स का, अंडर सेक्शन 73 एंड 74। याद कीजिएगा डिपॉजिट का चैप्टर नंबर हमने 5 पढ़ा था, सेक्शन 73 से 76 ए पढ़ा था, जहां पे मेंबर से पैसा ले सकता है प्राइवेट भी एंड पब्लिक कंपनी 73, और 76 में पढ़ा था पब्लिक कंपनी, वो भी कौन सी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। याद कीजिएगा नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, टर्नओवर 500 करोड़ रुपए, याद है, वही सिर्फ किससे ले सकती थी, पब्लिक से, राइट। तो देखा जाए पॉइंट क्या होना चाहिए था, पॉइंट ये होना चाहिए था डिफॉल्ट ना हुआ हो, कौन से सेक्शन का, 73 एंड 76 का। इन्होंने यहां 76 नहीं लिखा, इसे भी मैं एक टेक्निकल कहता हूं, गड़बड़ वाली बात है। देखा जाए पॉइंट तो ये होना चाहिए ना, लोगों ने कंपनी में क्या लगाया, डिपॉजिट के पैसे, तो उनका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए ना, तो उसके बाद डिविडेंड दो आप। आपने कहा डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कौन से सेक्शन का, 73, दैट इज मेंबर्स। आपने क्या नहीं लिख के दिया, 76, दैट मीन 76 में पैसा किसने उठाया था, एलिजिबल पब्लिक कंपनी ने। 35% याद कीजिएगा, जब हमने बताया था आप ले सकते हैं, और 35% को हमने दो भाग में ब्रेक भी किया था, मेंबर से 10, पब्लिक से कितना, 25। तो देखा जाए तो 76 भी यहां होना चाहिए था। इसे मैं कहता हूं एक टेक्निकल फ्लॉ है। फ्लॉ का मतलब कई बार लॉ बनाते समय हमसे भी कुछ कमी रह जाती है, लेकिन आप इसको रिवर्स वे में भी ले सकते हो। जब हम सेक्शन 76, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन, जब हम सेक्शन 76 पढ़ रहे थे तभी हमने कहा था आपको कंप्लायंस करना है सेक्शन नंबर 73 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए से एफ का। कुछ याद है? अरे हाँ है ना। तो देखा जाए 76 के अंदर भी तो कौन चला गया, 73 चला गया, हाँ है ना। तो उसमें तो दोनों ही पॉइंट हो गए, कौन से, मेंबर भी हो गया और क्या हो गया, पब्लिक। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है जो कि मैं किसी मायने में गलत नहीं कहूंगा। कहीं आप पेपर में सोचो तो इसलिए यहां एक प्रिजम्पशन तो बन गई, यस और नो। तो इसलिए एग्जाम में प्रश्न आ जाए, अपना दोनों प्रिजम्पशन आप देके आ सकते हैं। नोट देना आपका फंडामेंटल राइट है। नॉर्मली जैसे अकाउंट्स की क्लास हो या कॉस्ट की क्लास हो तब भी तो आप क्या देते हैं, प्रिज्यूम। तो लॉ में भी प्रिजम्पशन दी जा सकती है और देनी ही चाहिए जहां दो व्यू निकल सकते हैं। दूसरा याद कीजिएगा, हमने सेक्शन 74 पढ़ा था कि अगर डिपॉजिट्स हैं, कौन से हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 में है, उससे पहले वाले हैं, उससे रिलेटेड 74 था, कहता उसका भी डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं एंड में एनालिसिस कहूं, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं कहूंगा एक वर्ड ले सकते हो, सिंपल सा पकड़ लीजिए, डिपॉजिट चैप्टर नंबर 5 का क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट। क्योंकि मैं 73 के अंदर ही किसको घुसेड़ रहा हूं, 76 को, और विद लॉजिक बता रहा हूं आपको। इज दैट ओके और नॉट? अब इंस्टीट्यूट अपना क्वेश्चन बना के उसके आंसर का इंटरप्रिटेशन कोई और निकाले तो वो उनका व्यू हो सकता है। इसलिए बार बार आपको यही बताया कि साहब जितने भी इंस्टीट्यूट के प्रश्न हैं करने क्या होते हैं जरूरी, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट फिर हमें क्या हो जाते हैं, मैनेज। अब खतरनाक चीज क्या है, वो ये है, इंटरिम डिविडेंड आपके सामने है। तो अगर प्रश्न है इंटरिम डिविडेंड पे तो हमें डोंट मीन्स कुछ चीजों का भयंकर क्या रखना है, ध्यान देखिएगा। मैंने इंटरिम डिविडेंड को 3 भाग में तोड़ा है। क्लॉज नंबर ए, ये आपने नहीं करना है, ऊपर लिखा भी है डोंट। लेकिन जब मैंने कहा यार इंटरिम पढ़ा रहा हूं, सिर्फ डोंट की बात क्यों करूं, इंटरिम के सारे पॉइंट इकट्ठे कर देता हूं।
इसलिए मैंने उसका एक बी पॉइंट भी बता दिया। बी पॉइंट में अगर आप गौर से देखें क्या लिखा है मैंने, कब देना है, तो क्लैरिटी और हो जाएगी आपकी। सी पॉइंट में मैंने लिख दिया इंटरिम डिविडेंड कहां से देना है। सर इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेज आप अलग लिख रहे हो, आपने सेक्शन का हेडिंग बताया था, क्या बताया था, सोर्सेज। तो आप ये कहना चाहते हो इंटरिम के सोर्स अलग होते हैं और नॉर्मल डिविडेंड के अलग होते हैं? हाँ, कुछ है फर्क, ये है नॉर्मल। तो इसलिए आप बच्चों को क्लैरिटी अच्छी रहे, इंटरिम का सारा लॉ मैंने एक जगह बना दिया, ए बी सी, जिसमें से ए पॉइंट में क्या है बेटा जी, डोंट है, ये मत करें। देखिए क्या लिखा है, रिस्ट्रेंट का मतलब है एक रोक है, किसके ऊपर है, ऑन रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ध्यान दीजिए इंटरिम क्या था, अरे साल चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जैक्ट प्रॉफिट पता नहीं है, एक एंटीसिपेशन, एक संभावना पे आप चल रहे हैं। जैसे जब आप एग्जाम दे के आते हैं, अगर आपने मेहनत अच्छी करी, आप जानते हो नंबर कम हो, फलाना हो, मैं पास हूंगा, इंसान पहले से अंदर जानता है। जिस इंसान में चोर होता है वो जानता है वो चोर है, और जो सही आदमी होता है वो सही, उसे मालूम है वो अंदर से क्या है, राइट। सेम उसी प्रकार से आप जानते हो साल कंप्लीट नहीं हुआ, आप जानते हो एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें नहीं पता, आप जानते हो एक संभावना है, और जीवन का क्या है, जीवन में कभी भी नहीं पता होता किस पल क्या हो जाए। आज कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, किसने सोचा था रशिया पे यूक्रेन इतना बड़ा वॉर ठोक देगा, राइट। वहां पे बड़ी कंपनियां रही होंगी, क्या बुरा हाल हुआ। इवन हमारी टाटा कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है रशिया में, और टाटा कंपनी ने सारे के सारे क्या कर दिए, विड्रॉ कर लिया वहां से अपना शेयर शुर बेचने का। तो देखिए उनको भारी नुकसान हुआ होगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए कहता है इंटरिम में हम आपके ऊपर एक रोक लगा रहे हैं, माना आपको संभावना अच्छी लग रही है प्रॉफिट की, राइट, साल कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉफिट अच्छे हो गए, होने की भी संभावना है, लेकिन थोड़ा इमोशन को क्या रखें, कंट्रोल, राइट। जैसे मान लीजिए हमारे गौतम जी हैं और उनके लिए लड़की देखने हम गए, लड़की बड़ी अच्छी लगी, पापा अभी ले चलो, अरे नहीं बेटा ऐसे कैसे, तेरा जुलूस निकलेगा, मतलब बारात जाएगी तभी है वो घर में आएगी ना। इसलिए थोड़े इमोशंस क्या रखें बेटा, कंट्रोल करें। सेम वे हमने यहां कहा, देखिए आप इंटरिम दीजिए, लेकिन हम डिविडेंड के रेट के ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक रोक लगा रहे हैं। और ये रोक, ये पॉइंट, ये लीगल प्रोविजन इतनी टफ है कि भैया जब मैं इसे पढ़ता रहा तो मैं कई दिनों तक पढ़ता रहा, यार मैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालूं। सो ये एनालिसिस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज आप एनालिसिस करने बहुत जरूरी होते हैं। जो व्यक्ति नहीं करता वो कामयाब नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें सैल्यूट करना चाहिए अगर आप एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इसलिए मैंने एग्जैक्ट लिख के भी दिया है, प्रोविजो टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 2, कि मैं सबसेक्शन में इतना नहीं जा रहा, लेकिन चलिए एक पॉइंट अच्छा है तो एग्जैक्ट लिख दूं। और प्रोविजो का मैंने मीनिंग बताया था, या तो वो क्रिएट करती है एक्सेप्शन या क्या पुट करती है कंडीशन। तो बताइए यहां पे क्या बना, स्वाभाविक है कंडीशन बनी, क्योंकि आपके ऊपर एक रोक लग रही है। तो देखिए कहता है इफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल चल रहा है, कंप्लीट तो हुआ नहीं, और आप इंटरिम दे रहे हो। अरे इंटरिम देते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, और यहां क्या है, लॉस है तब भी इंटरिम देना चाहते हो। अरे भगवान आपका भला कर, तो क्या दे सकते हैं, तो प्राइमा फेसी आप कहेंगे नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दे सकते हैं। अरे ऐसे कैसे सर, इसलिए समझाऊंगा, कंट्रोल कीजिए। कहता लॉसेस हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, कब तक है, ये वर्ड बड़ा जबरदस्त है इसलिए बॉक्स बनाया, अप टू एंड ऑफ क्वार्टर। आई होप सो आप क्वार्टर जानते होंगे, मतलब देखिए क्वार्टर वो नहीं है कहीं आप फीलिंग कुछ और ले लें, पता चले आपने बोतलें खोल ली हैं, नहीं, और एंजॉय कर रहे हो आप, राइट। देखिए क्वार्टर का मतलब यहां क्या है, थोड़ा सा मैं भी अपना क्वार्टर में से कुछ ले लूं। क्वार्टर का सिंपल मतलब है 3 महीने, साल में होते हैं आपकी किस्म 12 महीने, और क्वार्टर होता है साल का चौथा हिस्सा, इसका मतलब है 3-3 महीने करके साल बन जाएगा, मतलब समझ गए होंगे आप। तो कहता लॉसेस हैं करंट, बहुत ध्यान से, लॉसेस हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, और कब तक है, अप टू एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कुछ नहीं समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा आप समझेंगे नहीं। मान लीजिए बेटा आज के दिन है 14 फरवरी, वैसे भी डेट देख के आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, कई लोग तो इंतजार ही इसका करते हैं पूरे बरस,
तो मुझे बताइए, अगर फेब है तो कौन सा क्वार्टर चल रहा है? स्वाभाविक है, फाइनेंशियल ईयर का चौथा क्वार्टर चल रहा है। क्लियर है? इसका मतलब अगर हम 14 फेब को डिविडेंड देना चाह रहे हैं इंटरिम, तो इससे पहले कितने क्वार्टर हो चुके हैं? 3। तो इसलिए आप देखिए, कहता लॉसेस है करंट फाइनेंशियल ईयर में है, एंड कब तक है? अप टू एंड ऑफ क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर? इमीडिएटली प्रोसीडिंग डेट ऑफ। दैट मीन्स हम किसकी बात करें? पिछले 3 क्वार्टर की, अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से लेके चलें। देखिए, पहली बात रिस्ट्रेंट देख लें क्या होगा। कहता मैक्सिमम या नॉट टू एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले 3 साल जो डिविडेंड दिया था उसका रेट ऐड करो, डिवाइड बाय क्या करो? 3 करो। क्या आ गई? एवरेज। उससे आप ज्यादा दे नहीं सकते। अब मैं समझा रहा हूं आपको, ये क्या था? लॉस अप टू एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डेक्लारेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। देखिए, केस 1 क्वार्टर, जैसे मैंने बताया आपकी कसम 4 होते हैं। 1 2 3 4, 4 क्वार्टर हो गए। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में दे दिया था कि भाई हम डिविडेंड कब दे रहे हैं? 14 फेब को। दैट मीन्स चौथे क्वार्टर में। तो अगर हम चौथे क्वार्टर में इंटरिम दे रहे हैं तो हमें क्या देखना है? कहीं लॉस तो नहीं है। किसमें? पिछले क्वार्टर्स में। तो देखिए, क्वार्टर नंबर 1 में लॉस था, सेकंड में लॉस था, थर्ड में क्या है? तीनों को प्लस माइनस किया, क्या निकला? टोटल गया। टोटल क्या निकला? लॉस निकला। क्या निकला? लॉस। सीधा ऐसे लॉस नहीं देखना, क्या देखना है? टोटल देखना है। अब इधर देखो, केस 2, एक क्वार्टर में प्रॉफिट था, दोनों में क्या है? लॉस है, लेकिन एग्रीगेट में क्या है? प्रॉफिट है। तो यहां एग्रीगेट में अगर प्रॉफिट है तो क्या नहीं है? लॉस नहीं है, यहां रिस्ट्रेंट नहीं लगेगा। लेकिन यहां एग्रीगेट में क्या था भाई साहब? लॉस था, तो यहां पे रिस्ट्रेंट लगेगा। जैसे मान लीजिए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने ये डिविडेंड रेट दिए थे 11, 12, 13%, तो एवरेज निकालिए तो आप 12% से ज्यादा दे नहीं सकते। अब देखिए, एक इंटरप्रिटेशन बच्चा क्या गलत ले सकता था, अरे सर इंटरिम दे रहे हैं लेकिन एक क्वार्टर में क्या है? लॉस है ना? लॉस, बल्कि 2 में लॉस है सर, यहां रिस्ट्रेंट लगेगा, जबकि रिस्ट्रेंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें क्या देखना है? एग्रीगेट। क्या लिखा था लॉ में कहीं वर्ड एग्रीगेट? नो, इसको कहते हैं एनालिसिस, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। क्योंकि वर्ड क्या था? ये है। अप टू का मतलब ही क्या होता है? टोटल होता है। आपकी कसम, अरे हाँ है ना? तो इसलिए लॉ में कई बार एक एक वर्ड को 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर क्या निकल के आते हैं? मीनिंग। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? अब आपके सामने है, इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। और मैं फिर बता दूं आपको, इवन आपके अकाउंट्स के पेपर में भी ये चीज पूछी जा सकती है। अब आपने क्या अकाउंट्स में से पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, राइट? लेकिन आप लॉ की क्लास से इसको अकाउंट्स के लिए भी अपना एक एसेट डेवलप करें। देन देखिए, टाइम ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो हम सोच रहे थे इंटरिम दिया साल के बीच में, साल खत्म नहीं हुआ। रिपीट, हम सोच रहे थे इंटरिम कब दिया है? साल के बीच में दिया, और साल अभी क्या नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ। तो आंसर बड़ा इजी होगा। टाइम नहीं, इजी नहीं है, खतरनाक लेवल का आंसर है, पागल बना दे आदमी को। देखो, कहता टाइम ये है, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। मैंने 2 आंसर लिखे हैं। एक तो क्या लिख दिया जो आप समझ रहे हो, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। मान लो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23 है। क्लियर? इंटरिम डिविडेंड कब दिया? 14 फेब 2023 को, या मान लीजिए कब दे दिया? 7 जून 2022 को दे दिया। अरे हाँ है ना? तो ये क्या बन गया? ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर बन गया। फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो उसके बीच में कोई भी डेट ले लो। लेकिन अब देखो खतरनाक पॉइंट क्या है। क्या लिखा है मैंने? ट्रिपल स्टार। क्या लिखा है? FPP स्टैंड्स फॉर फ्यूचर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज कोई सोच नहीं सकता था। कहता एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ व्हाट। अरे ये क्या बकवास है? क्या कह रहे हैं? कब दिया इंटरिम? साल खत्म होने के बाद और AGM होने से पहले। अरे बाप रे बाप, व्हाट इज दिस मैन? ध्यान से समझना, अगर आपने पहले सारे सेक्शंस अच्छे से नहीं पढ़े, आप ये पॉइंट समझ ही नहीं सकते हो। दुनिया भर की मैंने रिवीजनें दी हैं इस क्लास में,
इतने टेस्ट लिए हैं आपकी क्लास में, इसलिए हमेशा डर लगता है लॉक एक सेक्शन पढ़ते हो और 50 क्वेश्चन बन सकता है, और हम इतने हल्के में ले चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके 6 महीने बीतने के अंदर आपको उस साल की क्या करनी पड़ती है, एजीएम। तो अगर ये फाइनेंशियल ईयर था एजीएम, तो इसकी एजीएम कब हो रही है, अगले साल हो रही है। तो अगले साल जब एजीएम हुई, उसमें जो अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस मैंने कहा था, उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो किसके साल का था, पिछले साल का था। क्यों था पिछले का, अरे पिछला साल कंप्लीट हुआ, क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए। अरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखते हुए ही एजीएम में अड्डा ऑर्डिनरी बिजनेस ए से क्या था, पहली बात तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई, और उसके ऊपर क्या अप्रूव हुआ, डिविडेंड। तो वो क्लियरली पता होना चाहिए आप डिविडेंड किसका दे रहे हो, इस साल दे रहे हो, लेकिन किसका दे रहे हो, पिछले साल का। अब गौर से समझना, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, आई रिपीट, क्या खत्म हुआ, ये है फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, क्या होनी है इसके आगे 6 महीने के बीच में एजीएम होनी है। मान लो अभी एजीएम कितने महीने में कर सकते हैं, 6। मान लो अभी सिर्फ कितने महीने हुए, 3, दैट मीन्स अप्रैल मई जून। मान लो 30 जून है, कौन सी डेट है, 30 जून को हम दे रहे हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या दे रहे हैं, किसका, पिछले साल। क्या दे रहे हैं, अभी तक हम इंटरिम क्या सोच रहे थे, इस साल का डिविडेंड। अब क्या देख रहे हैं हम, इंटरिम पिछले साल का हो सकता है, इस साल हो सकता है, लेकिन वो किससे पहले है, एजीएम से पहले। क्योंकि देखा जाए पिछले साल का असल में डिविडेंड कहां जाना था, एजीएम में फाइनल होना था। तो अगर उससे पहले आप दे रहे हो तो वो इंटरिम डिविडेंड किसका हो सकता है, पिछले साल का हो सकता है, एंड इस साल का भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप 30 जून को दे रहे हो तो उस साल का भी तो हो सकता है। अरे यस और नो, तो इसलिए इंटरिम डिविडेंड क्या है बेटे, बीच का। क्या है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आ गया। इसलिए फिर एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये मैंने लिख के दिया है यहां पे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एजीएम कब होगी, 31 मार्च 2023 में 6 महीने ऐड कर लीजिए 30 सितंबर तक। तो यहां डेट मैंने एक लिख दी, मान लो 30 अगस्त से इंटरिम डिक्लेयर्ड, कौन से साल का, साफ लिखा है 22-23, पिछला हो गया। लेकिन कब डिक्लेयर किया है, जुलाई 2023 में। क्या ऐसा हो सकता है, द आंसर इज यस। इसलिए क्या लिख के दिया है, फ्यूचर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज तक प्रश्न यह इंस्टीट्यूट आए ना अपनी पे कि यार अब की बार मैंने इंटर का रिजल्ट 1% निकालना है, सारा का सारा वो पेपर आपके ही कोर्स में से डालेगा, सिर्फ वो बच्चे ही निकल पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से क्या करी है, मेहनत, जिन्होंने क्लास दिल से लगाई है, जो क्लास में बैठे थे लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। होते हैं हमारे कुछ डे ड्रीमर, वो लगे रहते हैं, उनके वो आगे का सोचते हैं, क्लास के बाद ये करेंगे, क्लास के बाद उससे मिलना है, इधर जाना है, फलाना टमकाना। इसलिए बार बार मैं कहता हूं लॉ की क्लास में अपना कंसंट्रेशन सिर्फ एंड सिर्फ किस पे लगाएं, बेटा अपनी क्लास में लगाइए। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ऐसा करने पे आ गया जिसके लिए मैं कोई सरप्राइज या शॉक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चीज करवाई होगी, बट मुझे मालूम है कि एवरेज विद्यार्थी जो कि पास हो जाता है, दूसरा तो वैसे नहीं पास होना। देखिए जो पढ़ने वाला है वो तो पास हो गई, जो नहीं पढ़ने वाला वो होना ही नहीं चाहिए। समस्या हमेशा बीच वालों की होती है, और इनकी कैटेगरी ज्यादा होती है, इन बच्चों की परसेंटेज ज्यादा होती है। ये बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनती भी होते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं, उतने शार्प नहीं बन पाते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, इनके लिए बड़ा महसूस होता है फिर हमें एज ए टीचर। तो इसलिए प्लीज मैंने आपके नोट्स में ये स्टार, एफपीपी, उन चीजों को मत छोड़िएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए, जितना मैंने कोर्स कराया 2 भी ऐसे आ गए और आपने मैनेज कर लिए, आप क्लियर कर जाओगे पेपर, ये गारंटेड है। आई होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब देखिए सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड, क्या सीख रहे हैं हम। नॉर्मल सोर्सेज आपको थोड़े से क्या दिखने वाले हैं, हल्का सा ट्विस्ट दिखेगा। देखिए सिंपल है, आप कहोगे साहब डिविडेंड तो किस में से जाता है, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट का कौन सा होता है, इस साल का भी होता है, और प्रॉफिट तो पहले का भी होता है। सर पहले का कहां पाया जाता है, अरे बैलेंस शीट में होता है ना वो सरप्लस इन पीएनएल। तो सरप्लस इन पीएनएल का मतलब क्या हो गया, पिछले सालों का। दूसरा, प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर। जैसे ये मैंने एरो इधर क्यों निकाला,
ये इसलिए निकाला है कि आप अगर 22-23 का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, कौन से साल में दे रहे हैं? 22-23। तो कौन से साल का डिविडेंड? 22-23 उस साल का 22-23, एंड उससे पहले वाले 21-22 क्या हो गया? सरप्लस इन P&L। गेटिंग? एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? इसके साथ आप लिख सकते हो, ये हो गया पिछले सालों का, ये हो गया करंट ईयर का। अब देखने खतरनाक आइटम, बड़ी जबरदस्त, ये रोना निकाल दे। देखिएगा, कहता है प्रॉफिट्स जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ। दरअसल ये 2 पॉइंट आपको कंफ्यूज करेंगे, यहां से गौर से पकड़ लो फिर से। ये जो पहले मैंने बता दिया बड़ा इजी बता दिया, अब आपको भी दोनों में फर्क क्या है। ये आगे जी पिछले सालों का, क्लियर? यहां से पता चल रहा है जिस साल का इंटरिम डिविडेंड है उस साल का। लेकिन अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 14 फेब को दिया, तो पिछले 3 क्वार्टर कौन से हुए? दिसंबर तक के हो गए। तो दैट मीन्स कौन सा प्रॉफिट? इस साल का 9 महीने का। अरे हाँ या ना? इस साल का 9 महीने का। तो सर अगर ये इस साल का है तो ये कौन से साल का हुआ? अरे हाँ या ना? यहां क्वेश्चन आ गया। फिर ये कौन से साल का हुआ? आते हैं, देखिए पहले एक बार इसको ढंग से देख लेंगे। से इंटरिम डिविडेंड इन 4th क्वार्टर डिक्लेयर हुआ, तो प्रॉफिट्स कितने क्वार्टर के? 3 के हो गए। क्लियर है? अब देखो मैं बड़े सिंपल वे में सोर्सेज बता रहा हूं, सिंपल। एक तो सरप्लस हो गया 21-22 तक का, यही बताया ना मैंने लास्ट ईयर तक, क्योंकि मैं 22-23 लेके चल रहा हूं। दूसरा प्रॉफिट कौन सा? 22-23 का। अरे हाँ है ना? जैसे ये देखो यहां क्या था, 22-23 का इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया? 23-24 में। लेकिन वो कब देना था? एजीएम से पहले। तो देखो जैसे हमने कब दिया? जुलाई में दिया। तो जुलाई से पहले कोई क्वार्टर आया? हाँ आया ना, जून तक एक क्वार्टर आया। यस और नो? तो ये क्या बन गया? क्वार्टर अप्रैल से जून कौन से साल का? 23-24 का। इस तरह से आई होप सो ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? इस तरह से जो मैंने 3 पॉइंट यहां लिख के दिए, तीनों पॉइंट का मैंने मीनिंग बता दिया। 21-22 और ये क्या हो गया? 22-23 का, और ये क्या हो गया? 23-24 का। क्योंकि कहां से आया 23-24? इस पॉइंट से आया 22-23 का इंटरिम। आपने दिया कब? 23-24 में। लेकिन इंटरिम कब मानेंगे? 22-23 की एजीएम होने से पहले दिया। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? तब हम इस एग्जाम्पल को इस तरह से फिट कर सकते हैं। खतरनाक चीज थी? यस इट इज। विदाउट एग्जाम्पल हैंडल होएगी? नॉट एट ऑल। हमने 127 पढ़ा, साहब डिविडेंड देना होता 30 दिन में। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डिविडेंड देना ही 30 दिन में, वरना क्या है? पेनल्टी है। मतलब एक नोट कभी ना भूलें, कभी भी डिविडेंड क्या नहीं होगा? रिवोक नहीं होगा। नो रेवोकेशन वंस डिविडेंड इज व्हाट? डिक्लेयर्ड। ये हम कहां से पढ़ते हैं? ये हम 127 से पढ़ के आते हैं कि आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन याद कीजिए, मैंने इंस्टीट्यूट का एक स्टडी मैट में से आपको डिफरेंस दिखाया इंटरिम एंड किसके बीच में? फाइनल डिविडेंड में। वहां हमने देखा था कि उन्होंने लिख के दिया इंटरिम हम रिवोक कर सकते हैं अगर सारे के सारे मेंबर्स क्या कर जाएं? एग्री कर जाएं। इसलिए वो स्टडी मैट का उनका अपना आंसर, अपनी सोच किस ढंग से क्या लिखा है, ये भी एक इंटरप्रिटेशन के कुछ क्या बन जाते हैं इश्यूज। वरना देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 35 में क्या पढ़ा? सर डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या समझाया था? अरे सारी धाराएं नॉर्मल डिविडेंड की किस पे लगेंगी? अरे सारी लगेंगी। यही मीनिंग सीधा सीधा निकल रहा। तो सिंपल सी बात है, डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, कभी भी क्या नहीं हो सकता? रिवोक। मैं तो मानता ही नहीं रिवोक हो सकता है कभी भी हो, चाहे इंटरिम हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो जनाब ये थे डूज एंड डोंट्स। एक बार जरा सा हम इकट्ठा कर लेते हैं साहब। डू में एक चीज पक्का है, सेट ऑफ। पिछले सालों के लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन पहले माइनस करो फिर देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व करना कीजिए, लेकिन वो ऑप्शनल है, आपकी डिस्क्रिप्शन है। डोंट में ये है अगर डिपॉजिट का 73-74 में डिफॉल्ट है नहीं दे सकते। इंटरिम डिविडेंड में डोंट ये है कि अगर लॉसेस हैं अप टू किसमें? द एंड ऑफ क्वार्टर प्रीसीडिंग। ध्यान दीजिएगा, ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अप टू एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। तो जो रेट है, और वो कैसे देखना था? एग्रीगेट देखना था।
वहां अगर लॉस है तो रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं होगा। साथ में ही पढ़ लिया इंटरिम कब देना है, ड्यूरिंग द ईयर दे दो या इस साल का अगले साल दे सकते हो, लेकिन एजीएम होने से पहले। कहां से दोगे, सरप्लस इन पीएनएल, उस साल के प्रॉफिट में से, या जिस साल दे रहे हो उससे पहले वाले क्वार्टर तक। आइए अब कुछ छोटी छोटी हल्की बातें कर लें, थोड़ा रिलैक्सिंग हो। देखिए डिविडेंड किसको देना है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। रजिस्टर्ड का मतलब क्या, हम पढ़ के आए थे चैप्टर 7 में सेक्शन 88। अरे साहब रजिस्टर बनाने पड़ते हैं कंपनी को सेपरेटली इक्विटी के प्रेफरेंस के, तो हर मेंबर को जाना है, किसको जाएगा, रजिस्टर्ड, जिसका मतलब है जिसका नाम रजिस्टर्ड है आरओएम में। व्हाट इज आरओएम, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, सेक्शन 88। और कब नाम है आरओएम में, बिफोर डेट ऑफ व्हाट, क्योंकि कंपनी किसी दिन तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो जिस दिन आपका कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन आपका नाम कहां होना चाहिए, आरओएम में होना चाहिए, तो आप कहलाएंगे रजिस्टर्ड, तभी आपको क्या मिलेगा। इसलिए मैंने क्या कहा था 126, अगर मैंने मेरे शेयर आपको बेचे और वो ट्रांसफर अभी क्या नहीं हुई, एग्जीक्यूट पेंडिंग है, इसलिए रजिस्टर में नाम तो मेरा है ट्रांसफरर का, लेकिन शेयर होल्डर आप हो, तो पंगा बढ़ गया था ना, इसलिए रोक लगाई थी। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? देन ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे को आना है डिविडेंड। आज का है मॉडर्न जमाना, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम है, तो कूल रहने के लिए मैं क्या कहूंगा कंपनी को, अरे भाई साहब जब भी डिविडेंड देना हो मेरे को परेशान मत करना, मेरे बैंक में डाल देना। हाँ या ना? क्या लिखा है यहां पे वर्ड, बैंकर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। अरे इसी को ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या निकला, कि आप कहना चाहते हो मेरे बैंक को दे दो, या आपने कह रखा है मेरा डिविडेंड इसको दे दो, किसी और को भी हो सकता है। इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर। जिसको आपने ऑथराइज किया कि वो आपके बिहाफ पे क्या रिसीव करे, आपका डिविडेंड। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? नॉर्मली आप किसको ऑथराइज करते हो, बैंकर को। बैंकर वर्ड भी अलग से लिख के दे रखा, लेकिन एक चीज कॉमन है, बड़ा आंसर ही है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका बैंक। कैसे देंगे, कहता कैश में। कैश का मतलब कैश नहीं होता है, क्योंकि क्या लिखा है, कैश टू इंक्लूड चेक, वारंट। पहले चला करते थे, बिल्कुल चेक की तरह होते थे, आप जाके बैंक से क्या करवा लेते थे, कैश। अब नहीं है वो ट्रेंड, अब क्या है आप तो जानते ही हो, इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी सब बेकार है, आज के दिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड है। कहता है डिपॉजिट ऑन डिक्लेरेशन। अभी मैंने बताया एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो आपको 30 दिन में देना है, वरना 127 में क्या थी, पेनल्टी। तो कंपनी जानती है मेरे को 18% ब्याज देना पड़ेगा, डायरेक्टर जानते हैं 2 साल जेल भी जा सकता हूं, 1000 रुपए डेली का क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा मिनिमम। तो इसलिए लॉ बड़ा सही बनाया, जिस दिन अपना मुंह खोलो, किसके लिए, डिविडेंड देने के लिए, जिस दिन मुंह खोलेगी कंपनी डिविडेंड देने के लिए, तुरंत जाए कहां पे, एक बैंक में। क्या खुलवाए, एक अलग से खाता, एक अलग से खाता खुलवाए, और उसमें क्या डाल दे, डिविडेंड का पैसा, क्योंकि वो आपको देना ही देना पड़ेगा, इसलिए ये लिखा है डिपॉजिट ऑन डिक्लेरेशन इन सेपरेट बैंक अकाउंट। जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट है वो नहीं, एक अलग से खुलवाओ खाता। कहां, स्केड्यूल्ड बैंक, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 80 में, जो आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब जमा कब करवाने, गौर से देखना, विद इन व्हाट, 5 days फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये थोड़े कि अभी मुंह खोला तो तुरंत बैंक में भाग के जाएंगे, कुछ तो टाइम मिलना चाहिए। 5 दिन है फ्रॉम का मतलब क्या है, मान लीजिए आज 7 तारीख है, क्या तारीख है, 7, तो 5 दिन कहां से काउंट करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 तक पैसे जमा करवाने हैं। क्योंकि जब भी आप वर्ड क्या देखें, फ्रॉम का मतलब होता है वो दिन आपने एक्सक्लूड करना होता है। लेकिन ये 5 दिन में अलग से स्केड्यूल्ड बैंक में जाके खुलवाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कौन सी कंपनी है, 100% गवर्नमेंट कंपनी। देखिए हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर, जिसमें सरकार ने पैसा कितना लगा रखा, 51%, याद आया? तो 51% भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, उसको भी 5 दिन में खाता खुलवाना पड़ेगा। हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, 100%, जिसका मतलब है 100% शेयर सरकार के पास है। क्लियर? जैसे हमारे देश में जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज है नॉर्मली वो क्या है, सरकारी है। तो सर क्यों नहीं खुलवाना इनको खाता, अरे सरकार के ही तो बैंक है, सरकार पे तो विश्वास करो, ये है लॉजिक।
देखिए इसको हम कह देते हैं एस्क्रो अकाउंट, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्या कह देते हैं इसे? एस्क्रो का मतलब होता है एक तरह से वो पैसा फ्रीज हो गया, किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। लेकिन यहां एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इसलिए हाईलाइट किया, क्या दिन? 5 दिन। अब याद कीजिएगा साहब, मैंने आपको बोनस शेयर्स पढ़ाया था सेक्शन 63 में, वहां हमने पढ़ा था 63 में सिर्फ कंपनी नए फुली पेड अप शेयर दे सकती है, और वो भी किस पे? फुली पेड अप शेयर पे। मतलब पहले पार्टली पेड अप है, फुली बनाओ, उसके बाद फुली पेड अप बोनस शेयर दो। प्रश्न ये था 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मांग रखे हैं, क्या 2 रुपए की कॉल बोनस के रूप में दी जा सकती है? 63 ने ना कहा था, नहीं दे सकते। लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे है और यही 63 के साथ ऐसे ही लिखवाया था मैंने। प्रोविजो 2, कौन सा सेक्शन? 123 सब सेक्शन 5 ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन टू प्रोहिबिट कंपनी फ्रॉम कैपिटलाइजेशन, और मैंने बोनस शेयर का मतलब भी क्या दिया था? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर और पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? फुली पेड में। याद आ गया? 2 रुपए की कॉल आप दे सकते हैं। कहना क्या चाहता है ये चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड का ये कहना चाहता मैं अलग हूं, बोनस शेयर क्या है? अलग है, तुमने उसके साथ जो करना है आई डोंट केयर। और हमने 63 में भी बड़ा क्लियर कहा था बोनस शेयर को कभी भी आप इन ल्यू ऑफ डिविडेंड नहीं देंगे। याद आ गया? दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मान सम्मान कीजिए। और चैप्टर 8 ने तो बेचारे ने बड़े अच्छे से किसकी बात ही कर दी, क्या कह के? नथिंग इन दिस सेक्शन, कहता मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुमने बोनस देना है नया दो या पार्टली को फुल्ली करो। इज दैट ओके? अब मैं बता दूं चैप्टर 4 में बोनस शेयर पे एक बार ऐसे ही प्रश्न आया था, पास्ट क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस भी किया होगा, या जो भी है आप अपने कंपाइलर जो आपको दिया गया उसमें देख भी लीजिएगा। उसमें प्रश्न था क्या कंपनी पार्टली पेड अप को फुली पेड अप कर सकती है? तो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में सिर्फ जिक्र किसका किया? 63 का किया, और उसके हिसाब से उन्होंने क्या कह दिया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जबकि हमें लॉ ज्यादा आई होप सो आता है, तो हमें 2 व्यू लिखने चाहिए। भाई साहब 63 के मुताबिक नहीं हो सकता। हाउएवर, इसलिए ये टेक्निकल वहां पे भी ये पढ़ाया था। हाउएवर प्रोविजो टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 प्रोवाइड्स इट कैन बी डन, इसलिए किया जा सकता है। इसलिए भाई साहब 2 व्यू भी बनते हैं, 2 लॉ हैं, आप दोनों लिख के आइए। तो इंस्टीट्यूट का सिंपली अपना आंसर 63 पे कोट कर देना क्या नहीं था? वाजिब नहीं था। साहब अब हम आ रहे हैं सोर्सेज ऑफ डिविडेंड पे, और ये एक खतरनाक हिस्सा है, लेकिन मैं इसमें जाऊं उससे पहले ये जो छोटी छोटी कुछ मैंने बातें करी है आइए एक बार दोहरा लेते हैं। डिविडेंड किसको देंगे? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या उसका ऑर्डर या उसका बैंकर। डिविडेंड कैसे देंगे? कैश, और कैश में आ जाएगा आपका चेक भी आ जाएगा, वारंट भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाएगा। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करने के विद इन 5 days फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक एंड ट्रांसफर द अमाउंट ओवर देयर फॉर द पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। लेकिन जरूरत नहीं है 100% गवर्नमेंट कंपनी को। देन बोनस शेयर वाला हमने पॉइंट पढ़ा। आइए अब हम नॉर्मल सोर्सेज की बात कर रहे हैं। इंटरिम की बात एक बार थोड़ा सा जहन से निकाल दीजिए। तो सर कैसे निकाल दें? आप ही तो बोले थे कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो सर ये वाले सोर्सेज भी तो इंटरिम पे लगेंगे? जी बिल्कुल लगेंगे, जी बिल्कुल लगेंगे। तो क्या सीखा? अरे वहां पे भी थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा यहां पे पढ़ेंगे। दोनों को क्या लेके चलेंगे? साथ लेके चलेंगे। इसे कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं इसे? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सभी चीजों को क्या लेके चलना? साथ में। लेकिन सर एक आंसर होना चाहिए ना, तो एक चीज याद रखिएगा, स्पेसिफिक मेंशन ऑफ अ प्रोविजन। किसके बारे में? अगर स्पेसिफिक लॉ है इंटरिम का, है ना सोर्सेज उसका, तो नेचुरल उसके ऊपर तो कौन से सोर्सेज लगने चाहिए? वही लगने चाहिए, हाँ या ना? ये भी एक इंटरप्रिटेशन है और बिल्कुल सही है। बट चलिए फिर भी मोटे पैमाने पे डिविडेंड के सोर्सेस क्या बताए गए हैं। अरे प्रॉफिटेबल लिखा, करंट ईयर लिख दिया, अरे क्या लिख दिया? पास्ट ईयर, अरे क्या लिख दिया? बोथ। अरे फिर इंटरिम में मैंने कौन सा कुछ अलग से लिख के दिया था, हाँ या ना? यही तो लिखा है, तो सेम हो गया दोनों का आंसर, यस और नो। और क्या लिखा? आफ्टर प्रोवाइडिंग व्हाट? डेप्रिसिएशन तो माइनस करनी है। अरे पिछले सालों की तो करनी ही करनी है सेट ऑफ, इस साल की भी करनी है। पता चले सर ने कहा था पिछले सालों की माइनस करनी है। हमारे बच्चे बड़े मासूम हैं। अरे भैया इस साल की दहेज में लेके जाओगे, वो तो करोगे ही।
पिछले साल नहीं हुई थी, इसलिए हम क्या कर रहे थे उसे सेट ऑफ। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन लिख के भी दे दिया मैंने करंट ईयर एज पर शेड्यूल नंबर 2। अरे ये क्या है सर? अरे आपको बताए थे 7 शेड्यूल हैं कंपनी से। अरे शेड्यूल 1 मेमोरेंडम आर्टिकल पे है, 3 आप अकाउंट्स की कक्षा में करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 आता है डेप्रिसिएशन पे। अरे सर कहना क्या चाहते हो? हम तो इनकम टैक्स में पढ़ के आए हैं, पीजीबीपी हेड पढ़े हैं, वहां हमने डेप्रिसिएशन के रेट पढ़े थे, वहां हम ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक बनाया हम बिल्डिंग का बनाते हैं, फर्नीचर का बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का बनाते हैं, इंटेंजिबल एसेट का बनाते हैं। सर वहां पे जो रेट है वो वाले रेट नहीं लगेंगे क्या? अरे सुनिएगा आप गौर से, जब आप जीवन में सीए बन जाएंगे तो जो कंपनियां हैं उनको 2 सेट ऑफ बुक्स बनानी पड़ती हैं, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एक एज पर व्हाट? इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि इनकम टैक्स कहता है पीजीबीपी हेड में प्रॉफिट ऐसे निकल के आएगा और डेप्रिसिएशन ये रहेगी। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? बाहर में गया इनकम टैक्स, वो कहता है मैं बताऊंगा मेरे डेप्रिसिएशन रेट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, शेड्यूल 2 में रेट बताए गए। सर क्या ये हम पढ़ेंगे? देखिए इंस्टीट्यूट ने आपके कोर्स में ये शेड्यूल नहीं डाला, नहीं तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाता, लेकिन जीवन में ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इस चीज का आपको एहसास भी होना चाहिए। तो जब इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे, देखिए मैं एज ए लॉ टीचर हमेशा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने की कोशिश करता हूं, चाहे अकाउंट्स का क्लास हो, टैक्स का हो। क्या आपको दूसरी क्लास में ये एडवांटेज मिलता है? आप बेहतर जानते होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मत भूलिए मेरा फर्ज है आपको हर तरह से पूरी तरह से क्या दी जाए? नॉलेज दी जाए। तो ये जीवन में आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 सेट ऑफ बुक्स बनती है, राइट? लॉजिक भी लिख के दिया, अदरवाइज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा। नो डाउट डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते हैं अगर क्या निकालते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आदमी कह देता है देखिए हमारे पास कैश इतना बड़ा है, डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं। अरे दे सकते हो, लेकिन कंपनी से कहता हम देने नहीं देंगे, वरना कंपनियां जानबूझ के अपना मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ाने के लिए कहेंगी डिविडेंड हम डेप्रिसिएशन में दे देते हैं, क्योंकि हमसे डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा होता है? नॉन फंड एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या डलती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्टेड टू फिक्स एसेट अकाउंट। क्लियर है? रूल कौन सा लगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्टेड नॉमिनल अकाउंट रूल, फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिटेड द रियल अकाउंट रूल। कोई भी क्या नहीं हुआ, कोई एंट्री ये नहीं डली डेप्रिसिएशन टू कैश। क्लियर? दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज व्हाट? नॉन फंड और नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बेसिक कॉमन सेंस। क्लियर? तो इसलिए जानबूझ के ओवरस्टेट करके आप ज्यादा कहीं किसके देने के चक्कर में आ जाएं डिविडेंड, हम नहीं देने देंगे। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या है? अरे भैया ये नहीं प्रॉफिट का हिस्सा लेके चलना, सिंपल लिखा है प्रॉफिट नहीं माना। ये वही है जो हम पढ़े थे फ्री रिजर्व में भी। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब क्या है? अरे रिवॉल्यूशन वाली बात हो गई, ये होगा वो होगा, अरे किसने देखा क्या होगा? जो हुआ है वो बताओ। तो ये है जो भविष्य वाली गेन वाली बात है, या नोशन, ये सारे वही है। मैं फ्री रिजर्व में बड़ी डिटेल में बता चुका हूं, आई होप सो मैं यहां टाइम ना वेस्ट करूं। रिवॉल्यूशन गेन, चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन इट्स मेजरमेंट ऑन व्हाट? फेयर वैल्यू। सिंपल, ये कुछ नहीं है, रिवॉल्यूशन ये चारों डिटेल पहले ही बताई थी। नोशनल कॉस्टिंग में जाकर के याद है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करी थी मैंने। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 करोड़ से बढ़ गई है, बेची थोड़े। हो सकता है आपका घर आपके पिताजी ने सिर्फ 2,000 रुपए में लिया हो। सर इतना सस्ता? हाँ बेटा, दादा का होगा तो इतने का भी नहीं होगा। सर आज के दिन तो हमारा घर 4 करोड़ का है। ओहो सर हम तो बड़े अमीर हैं। हाँ बेटा बिल्कुल अमीर हो, लेकिन जेब में चवन्नी नहीं है आपके, जब तक घर बिकना जाए। और घर बिकना नहीं चाहिए। घर की कभी, तभी हम क्या कहते हैं, घर की कोई वैल्यू नहीं होती, वो इनवैल्यूएबल है। क्लियर? तो जस्ट वैल्यू बढ़ जाने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। पता चले डिविडेंड दे रहे हैं, अरे हमारे घर की वैल्यू 4 करोड़ हो गई, मैंने 30 लाख का लोन ले लिया, तेरा चाचा देगा वो लोन वापस करने में? इसलिए मत मानिए, ये रिवैल्यूएशन है ये वो। लेकिन अगर आप इसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, एड प्रॉफिट 2 करोड़, तो ये क्या बन गया? अरे माना कैपिटल प्रॉफिट बना, क्या बना? कौन सा प्रॉफिट नहीं है? रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। बड़ा प्रश्न है, क्या ये 2 करोड़ का कैपिटल प्रॉफिट आ गया, क्या हम इसे डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि लॉ क्या लिख के दे रहा है? प्रॉफिट। लॉ क्या नहीं लिख के दे रहा? एग्जैक्टली कहें तो रेवेन्यू प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा। हाँ, जब हम फ्री रिजर्व का डेफिनेशन पढ़े थे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 43, तो फ्री रिजर्व का मतलब क्या था? विच आर अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वहां थोड़ा मैसेज ये जाता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट में से होगा।
तो जस्ट आपके लिए बता दूं, ये रियलाइज्ड हो चुका है, 2 करोड़ आ चुके हैं, आप इसका डिविडेंड देने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहां कोई एग्जैक्टली उसने क्या कहा, कौन सा नहीं लेना, अनरियलाइज्ड रिवैल्यूएशन, नोशनल चेंज इन, तो हमने कौन सा रिवैल्यूएशन करिए, हमने तो बेचा है तो ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा इसे। देन तो ये कुछ नहीं है, इंटरिम वाले सेम पॉइंट थे, लेकिन आप आगे देखिए, कहानी तो अब मजेदार शुरू होती है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अभी असली पढ़ेंगे। कहता है 4th पॉइंट, और मनी गारंटेड बाय सरकार, कोई भी सरकार। अरे सर, सरकार क्यों गारंटी देगी डिविडेंड देने के लिए? अरे बताए ना, गवर्नमेंट कंपनी भी तो होता है। अभी रिलायंस कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी, सरकार क्यों गारंटी देगा? है ना, सरकार किसका गारंटी देगा? अपना कंपनी का देगा। तो सर सरकार का को गारंटी देगा? अरे कई बार इन्वेस्टर को इंकरेज करने के लिए, किसमें? गवर्नमेंट कंपनी। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी किस पे बनती है? 51 पे। तो 51 सरकार ने पैसा लगाया, गवर्नमेंट कंपनी बन गई, तो 49 और भी तो हैं। तो सरकार चाहती है उसके अंदर इन्वेस्टर आए और बेटा आप लगाओ, हम भी हैं साथ में और हम डिविडेंड भी देंगे। तो ऐसा हो सकता है, लॉजिक मैंने बता दिया, राइट। और कई बार सरकार क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। सरकार, जैसे LIC आप सारे जानते हैं, सरकार ने अपना कितना हिस्सा निकाल लिया? 3% हिस्सा निकाल लिया। तो 3% निकाला ताकि क्या हो? लोग शेयर खरीदें। लोग शेयर खरीदें तो वो क्या चाहते हैं? डिविडेंड मिले। तो सरकार ने कहा देखिए हम गारंटी देते हैं, डिविडेंड भी देंगे। क्लियर है? प्रॉफिट हो या ना हो। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? नाउ बच्चा लोग, असली पॉइंट अब आता है। अरे सर असली करके क्या करोगे आप? अभी तक क्या मजाक चल रहा था? अरे असली इसलिए आता है, आपके अकाउंट्स का क्लास में 100% ये चीज आपके मास्टर को करवानी पड़ती है, तो इसलिए गौर से देख लीजिएगा। अभी तक 3 पॉइंट जो पढ़े पहले वाले, क्या था? किसमें से डिविडेंड दिया? अरे सर प्रॉफिट में से दिया। इस साल था, पिछला वर्ष था, कोई भी था, है ना। अरे मान लो प्रॉफिट नहीं है, क्या नहीं है? तो सर क्या है? हो सकता है लॉस है। अरे मान लो प्रॉफिट है, रिलायंस कंपनी का भयंकर प्रॉफिट होगा इस साल, 5.5 रुपए, 5.5 रुपए। अरे सर प्रॉफिट तो हुआ ना, तो डिविडेंड दे देना चाहिए। अरे 5.5 रुपए प्रॉफिट हुआ, लाखों में शेयर होल्डर हैं, तो उनको क्या देंगे? इक्की दुक्की तिक्की, बेटा बांट लो। ये तो वो हो गया कि भैया 100 लोग थे, 5 रुपए दे दिए, बेटा मस्त इंजॉय करो, पार्टी करो। अब 5 रुपए में पार्टी होती है। क्लियर? तो क्या सीखा? अरे कई बार हो सकता है हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, कम है, या क्या है? लॉसेस हैं। तो प्रश्न, क्या डिविडेंड दे पाएंगे? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं। अरे भैया हम दे सकते हैं, किसमें से? फ्री रिजर्व में से। किसमें से? जो रिजर्व्स आपने क्रिएट किए हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहे हैं, जनरल रिजर्व, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा साहब, सर रिजर्व क्या है? रिटेन अर्निंग है। सर रिजर्व क्या है? मैं सिंपल कहता हूं बेटा, सेविंग है। क्या है? सेविंग है। क्या हमें सेविंग उड़ा देनी चाहिए? साहब बहुत मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है, बचाता है, और खर्चने में सिर्फ क्या लगता है? 1 सेकेंड लगता है, हाँ या ना। इसलिए कोई ना कोई रोक तो लगाएंगे ना, कि अगर पिछले रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हो, आप कितना पैसा निकाल सको। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे इंटरिम डिविडेंड देते समय अगर लॉस था अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो हमने कहा था रेट होगा पिछले 3 साल के एवरेज का, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा ही कॉपी पेस्ट कुछ देखेंगे और कंडीशंस के साथ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो कहता है, देखिए मैंने लिख दिया पीपी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर क्या है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मान लो 10 रुपए लॉसेस, तो कहां से दे दीजिए? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसका मतलब क्या हो गया? पास्ट प्रॉफिट, या सिंपली कह लीजिए वो जो प्रॉफिट थे आपने क्या क्रिएट कर दिए थे उसमें से? रिजर्व्स। ये हम पढ़ेंगे, रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। कौन कहता है? रूल नंबर 3, किसका? द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। तो ये रूल नंबर 3 थोड़ा याद रख लें तो अच्छा। क्या सेटिस्फाई करनी है? 3 कंडीशन, एक नहीं है 3 है। लेकिन अगर आप क्या है? 100% गवर्नमेंट कंपनी, तो बिना कंडीशन सेटिस्फाई किए भी आप रिजर्व में से पैसा निकाल सकते हैं। तो साहब अगर ये प्रश्न आएगा, प्रॉपर 1-1.5 पेज की बैलेंस शीट होगी, कैलकुलेटर के साथ ही सॉल्व होगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 3 कंडीशंस आपके सामने हैं। पहली कंडीशन, मैक्सिमम आरओडी। व्हाट इज आरओडी? रेट ऑफ डिविडेंड, बिल्कुल वही इंटरिम वाला, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग व्हाट? 3 फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान से सुनना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट।
प्रैक्टिकली बच्चा क्या गलतियां कर सकते हैं, ये अकाउंट्स में भी यही क्वेश्चन देखिए इसे में आते हैं, तो बड़े दिल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आपको अकाउंट्स में कितनी डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर जितनी डिटेल में मैं यहां सिर्फ इतना सा चार्ट दिखा दूंगा, तो अगर ये सारे पॉइंट आपकी अकाउंट्स की क्लास में हुए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो भाई साहब मेरे से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा, आप शेयर भी कर सकते हैं आपको कितनी गहराई में बताया गया है, या कुछ एक्स्ट्रा बता दिया गया है तो मेरे को बता दीजिएगा, जो कि मैं जानता हूं नहीं बताया गया होगा। आइए, क्योंकि इससे ऊपर हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि एक एक चीज का लूप होल निकाल के मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना, अरे पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा मैंने, नॉन एप्लीकेबिलिटी इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड पेड इन ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लो सर पिछले 3 साल का एवरेज लेना था, पिछले 3 साल डिविडेंड ही नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो डिविडेंड क्या देंगे आपके पास, 0। तो ऐसा नहीं है, कितना, तो इसका मतलब है ये रेट वाली कंडीशन लगेगी ही नहीं, तो आप जितना मर्जी, लेकिन कंडीशन क्या है, कितने सालों में, पिछले 3 के 3 आपको डिविडेंड ना दिया गया हो तो ये कंडीशन लगेगी नहीं। अगर मैं ये ना बताता तो शायद पेपर में आप बच्चे क्या लिख के आ सकते थे, और 3 सालों में डिविडेंड नहीं दिया गया तो एवरेज रेट तो क्या हो गया, निल हो गया, तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। अब सोचिए अगर आपने अकाउंट्स में ये कॉन्सेप्ट किया हुआ, क्या आपको ये पॉइंट पता था, क्या आपको पता था? एक बात मैं आगे और बता रहा हूं, बहुत भयंकर बता रहा हूं, जो सोच भी नहीं सकता बच्चा। देखो मैंने एग्जाम्पल देने के लिए कितने केस बना के दिए हैं, 3। पहला देखना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहला 1 2 3 करके लिखा है, जैसे मान लो 20% दिया, अगले साल नहीं दिया, तीसरे साल नहीं दिया, 1 साल तो दिया, तो बच्चा पेपर में गलती क्या कर सकता है, वो कहेगा 1 साल दिया 20% प्लस नील कितना हो गया 20, अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 3 करोगे या 1 करोगे। इसे भी कहते हैं पेपर करते समय दिमाग घूमने लग पड़ता है, यार 1 साल दिया है तो क्या लूं मैं, 20 लूं, अरे एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और बेटा ये आ गया 6 पॉइंट ढेर सारे 666। इज दैट ओके? अब देखिएगा बड़ा जबरदस्त पॉइंट, ये तो कुछ नहीं, बड़ा आसान था। मान लो 3 साल नहीं दिया, ये तो मैंने बता ही दिया, कोई पंगा नहीं है। ये देखिए 1 साल है 10, 1 साल है 5, पिछले कितने साल देखने थे, 3, कहता सिर्फ 2 साल ही हैं। क्यों? मान लो कंपनी को बने ही कितने साल हुए हैं, 2, तो 3 तो हुए ही नहीं। अब बच्चा पेपर में गलती क्या कर सकता है, 10 + 5 करेगा 2, और डिवाइड बाय किससे कर देगा, 3 से, कि सर ने कहा था 3 साल का क्या लेना है, एवरेज। इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। अरे ये सुनो, सोचो क्या आपके ने अपनी अकाउंट्स की क्लास में ये पॉइंट किया है, क्या ये पॉइंट आ सकता है, व्हाई नॉट, क्या ये पॉइंट आ सकता है, व्हाई नॉट। वेलकम टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉज, एंड फ्रॉम माय साइड आई हैव एक एक चीज जितना मैं बता सकता हूं, जितनी गहराई में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कैपिटल प्रॉफिट का भी यहां पे पॉइंट लिया कि यस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो क्या हो, रियलाइज्ड हो। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? जबकि देखा जाए जब आप अकाउंट्स की क्लास में डिविडेंड दे रहे हैं तो तभी तो आपके मास्टर साहब क्या कहते हैं, पीएनएल में से दो, रिजर्व में से दो। तो प्रश्न आया कैपिटल रिजर्व में से दे दें क्या? तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर वो रियलाइज्ड है इन कैश तो दे सकते हैं। तो क्या आपको ये पता था? वेलकम, राइट। नंबर 2 कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया कंडीशन है। देखिए पहला तो आ गया एवरेज रेट निकाल लिया। अब आपने पैसा कहां से निकालना है, रिजर्व में से। कितना निकालना है? और सर जितना चाहिए होगा उतना निकालेंगे ना 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 ना, ये सेविंग है, हम इस पे रोक लगाएंगे। तो एक रोक लगा रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 10% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल आप जानते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर, फ्री रिजर्व का हम फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। इज दैट ओके? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है यहां पे? नहीं। अब लगाओ दिमाग, हर जगह जब भी ये फॉर्मूला पेड अप कैपिटल रिजर्व आया, हर जगह सिक्योरिटी प्रीमियम था। याद कीजिए बायबैक से स्टार्ट हुआ था, सिक्योरिटी प्रीमियम था, हाँ ना। डिपॉजिट्स में सिक्योरिटी प्रीमियम था। अरे ये सुनो, तो एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है, पास 100% कौन होगा, वो बच्चा होगा जो यहां पे लिख देता है यार ये लिमिट में यहां सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, लेकिन बायबैक डिपॉजिट वगैरह में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? तब लिमिट्स याद रहती हैं। अब देखो गलती क्या होती है, अकाउंट्स की क्लास में बच्चा गलती क्या करता है, भयंकर गलती करता है। बच्चा ना लिमिट लगा देता है रिजर्व निकालने की, कितनी निकाल लेगा,
वो जी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाके पीयूसी उठाता है, फ्री रिजर्व उठाता है, बच्चा उसका 10% ले लेता है। अब उसे ये नहीं मालूम ये डिविडेंड करना, ये पैसा निकालिए करना क्या है। तो करना क्या है उसको मैंने प्रॉपर वे में लिख के दिया, यूटिलाइजेशन स्टार डाल के। सबसे पहले तो राइट ऑफ करो करंट ईयर के, क्या पता चले जो निकालिए डिविडेंड दे दिया तो लॉस तो खड़ा रहा। पहले बेटा लॉस एडजस्ट करो। मान लो यहां से निकाले 5 लाख, कितने निकाले 2 लाख का लॉस था तो वो उड़ा दो, पीछे कितने यूज कर पाओगे 3 लाख। अब बच्चा फिर मूर्खता करता है, वो 3 लाख डिविडेंड दे देता है, वो भूल जाता है सबसे पहले किसको देना होता है, प्रेफरेंस को। 3 लाख में से पहले प्रेफरेंस को दो, उनका रेट फिक्स होता है, जो बचेगा वो किसको जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आपने एवरेज रेट मान लो ये निकाल लिया 7.5, कितना निकाल लिया, ये किसके लिए रेट निकाला, ये इक्विटी के लिए निकाला है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स। अरे सर आपने तो यहां बताया ही नहीं, ये इक्विटी का है। बेटा कोई दिमाग और कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, स्टिल मैं तो बता रहा हूं ये इक्विटी का है, लेकिन आपका फर्ज है यहां लिख लेना ये इक्विटी का है। लेकिन अब हुआ क्या, अरे 5 लाख था, 2 लाख का लॉस एडजस्ट किया, पीछे बचा 3 लाख, 3 लाख में से 1 लाख चला गया प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो इक्विटी वालों के लिए कितना बचा 2 लाख। अब बच्चा कहता है सर मैंने रेट निकाला है यहाँ 7.5%, 7.5% जब मैं पेड अप इक्विटी कैपिटल पे लगाता हूं तो अमाउंट बन जाता है 7 लाख डिविडेंड। कितना 7 लाख डिविडेंड देना है, लेकिन पैसे कितने बचे 2 लाख। तो मोरल ऑफ द स्टोरी 2 लाख जाएगा। इतना दे सकते थे, ये मैक्सिमम है, तो कम तो हो ही सकता है ये बच्चा। फिर तो जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, जिसमें भी आप प्रैक्टिकली गलती कर सकते थे, मैं ये आपके अकाउंट्स की कक्षा के लिए बता रहा हूं, मैंने एक एक चीज प्रॉपर अपने नोट्स में लिख दी है। और लेट मी टेल यू, मुझे कोई अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ाना होता है तो बिलीव मी मैं इसी तरह से चार्ट बना के जितने भी क्वेश्चन के पॉइंट होते हैं मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, अगर मुझे पढ़ाना हो। कई बार बच्चे कह देते हैं ये टॉपिक करा दो, सर नहीं आई वो, आई मेक इसी तरह से सेम वे, चाहे वो टेक्स्ट का सब्जेक्ट है, एक ही हैंड रिटन सेम वे इसी तरह से चार्ट बना के बेटा ये पॉइंट बनते हैं, बात खत्म। चलिए ज्यादा नहीं जाएंगे, तीसरा पॉइंट पकड़िएगा। क्या लिखा है, कहानी खत्म नहीं हुई। कहता है आपने रिजर्व में निकाल लिए, कहता निकालने के बाद एक चीज और देखनी है, बैलेंस भी देखना है रिजर्व में आफ्टर विड्रॉल, कम से कम इतना बचना चाहिए। जैसे यहां निकाल लिए, मैंने उदाहरण दिया था 5 लाख, लेकिन 5 लाख निकालने के बाद इतना बचना चाहिए, तो बच नहीं रहा। तो क्या सीखा, आप 5 लाख निकाल नहीं पाओगे। कितना बचना चाहिए 15%, किसका, पेड अप कैपिटल का, सिर्फ पेड अप कैपिटल है यहां पे, उसका 15% बचना ही चाहिए। आइए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे, खास करके उस पे इनएडुकेट प्रॉफिट या लॉसेस रूल नंबर 3 पे। आइए पहले एक एग्जाम्पल देख लें। आप एक पब्लिक कंपनी है, आपके पास एक लैंड है जो आपने पहले खरीदा था, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ रहे हैं, रीवैल्यूएशन किया आपने, 10 गुना वैल्यू बढ़ गई है, प्रॉफिट हो गया इतना। क्या हम इसका डिविडेंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, बिकॉज दिस इज व्हाट नॉट रियलाइज, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, फ्री रिजर्व। देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, मैंने आपको बताया था डिविडेंड देने से पहले करना नहीं करना, कितना करना बोर्ड की मर्जी है, कोई फंसी नहीं है। कहता है ये कंपनी प्रपोज करी कि मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट हम रिजर्व में डालेंगे बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इज कंपनी अलाउड टू डू सो? यस, मर्जी है आपकी। आप 10% क्यों है, 100% डाल दो चाहे। क्लियर, आप कर सकते हैं जितना आपको डीम्स फिट, मतलब जो आपको ठीक लगे। अगला, कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाया, डिविडेंड इतना देना चाहती है, हाउएवर ये रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाहती। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने साफ कहा था ऑप्शनल है। देखिए इंटरिम पे रहेगा ये। कहता है ये कंपनी इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट दिस रेट टू मेंटेन द गुडविल। द कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर 12% ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हमने कहा था जिस क्वार्टर में आप डिक्लेयर कर रहे हैं उससे पहले वाले क्वार्टर तक अगर लॉसेस हैं तो पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 8 + 10 + 12 अमाउंट्स टू 10%। आप देना चाहते हैं कितना? 12। आप 12 नहीं दे पाएंगे। देयर आफ्टर कहता कंपनी की पेड अप कैपिटल वगैरह इतनी है। एजीएम होती है 24 सितंबर को। कंपनी ने डिविडेंड 2 रुपए का डिक्लेयर कर दिया है।
तो हमने कहा था 5 दिन के भीतर, और मैंने कहा था डेट ऑफ डिक्लेरेशन वाला दिन छोड़ दीजिएगा। तो दैट मीन्स 25th, 26th, 27th, 28th, 29th तक आप ये पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डालेंगे। देन डिविडेंड किसको मिलेगा ये बताया था, रजिस्टर्ड ऑर्डर या बैंकर ऑफ शेयर होल्डर। तो कहता है डिविडेंड दिया कंपनी ने 12%, सेम अप्रूव हो गया एजीएम में, डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया द अप्रूव डिविडेंड मिस्टर निंजा जिनके पास 1000 शेयर हैं। कब हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात देखो, एजीएम होती है कब, 20 सितंबर को, डिविडेंड अप्रूव हो गया। मिस्टर निंजा के पास शेयर कब है, 31 मार्च लिखा है, बट ही हैज ट्रांसफर्ड द शेयर्स टू मिस्टर राज, और राज का नाम कब चढ़ गया रजिस्टर में, 20 मई को। तो ध्यान दो, मैंने कहा था डिविडेंड किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड को। तो अगर आप 20 सितंबर को दे रहे हैं तो उससे पहले मई आ जाती है, तो मई में रजिस्टर्ड कौन है, राज है, निंजा नहीं है। तो इसलिए डिविडेंड मिलेगा किसको, राज को। दिख रहा होगा आपको यहां पे राज, राइट। अगला सेम ही एग्जाम्पल है तो रहने देते हैं उसको। अब देखिए ये मैंने रूल 3 जो आपको पढ़ाया, आइए इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। देखिएगा ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सेम ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा भी, सेम। ये जस्ट मैं बच्चों को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ। तो समटाइम्स जब आप इतने तजुर्बे से पढ़ाते हो तो बहुत सारी चीजें क्या आ जाती हैं टाइम के साथ, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट के साथ। देखिए क्या है, कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, डिविडेंड देना चाहती कहां से, जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व हो गया। आपसे पूछा गया 3 कंडीशन मैंने बताई थी आपको। पहली थी पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा ना हो। यहां कितने साल का दे रखा है, 5 का। अब हमें अलग अलग साल की तो डिटेल देनी, क्या दोगे आप, एक प्रिजम्पशन कि 5 साल का दिया, हम 3 साल का भी यही मान के चलेंगे। तो रेट देंगे हम 15%। ये किसके ऊपर बना, इक्विटी के ऊपर, दिमाग लगाइएगा। अब क्या इक्विटी शेयर दे रखी है, ये 70 लाख दे रखी है। बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, प्रेफरेंस पे लगा दें, गलत है, प्रेफरेंस का खुद का रेट अलग होता है। तो ये 15% आप ये लिखा है मैंने, इक्विटी पेड अप कैपिटल पे लगाओ, ये आ गई 10,50,000 रुपए हमें चाहिए इक्विटी डिविडेंड देना है। लेकिन देखिए कंडीशन 2 हमारी क्या थी, आप ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं 10%, किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। देखिए पेड अप कैपिटल है तो साथ में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, दोनों ऐड करेंगे। साथ में फ्री रिजर्व में क्या आ जाएगा, नेचुरल है, जनरल रिजर्व आ जाएगा बच्चों, यस। क्या ये रिवॉल्यूशन वाला आएगा, नो। क्या हम सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, नो। इज दैट ओके। बाकी तो प्रॉफिट दे रखे हैं किसके, ये हो गया लास्ट ईयर का, और अगला कौन सा हो गया, करंट ईयर का। इज दैट ओके। तो हमने 10% लगाया, ये देखिए 17.5 लाख प्रेफरेंस, 70 लाख इक्विटी, 21 लाख जनरल रिजर्व किया, टोटल 10% निकाला। तो हम कितना निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, 10,85,000। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। जबकि हमें चाहिए कितना, 10,50,000 दिख रहा है, उसको छोड़ दो, चाहिए कितना, निकाल इतना सकते हैं। अब देखो कैसे, अब मैंने कहा था यूज कैसे करना, आप दिमाग वाली बात आ गई। देखना विड्रॉल के लिए पहली बात आप देखो, प्रॉफिट ऑलरेडी है, इस साल का भी है, ये रहा 3,57,000, हाँ या ना। साथ में 5 ईयर का भी है 63, ऐड करो ना यार, ये टोटल आप जैसी वैल्यू आ गई 4,20,000, 420। अरे ये सुनो आ गया। अरे भाई इसमें से सबसे पहले क्या दोगे, मैंने कहा था करंट ईयर लॉस हो तो वो एडजस्ट करो, वो तो है नहीं, प्रॉफिट था। पहले देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ये रहा 8% इसका। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जब हमने निकाला ये आया 1,40,000, राइट। ये आप माइनस कीजिए, पीछे कितना बचा, 280 बच गया। अब हमने देना कितना है डिविडेंड मैक्सिमम, ये निकाला था 10,50,000। तो हमने कहा 10,50 चाहिए, लेकिन 280 तो ये पड़ा ही है, तो इसमें से 280 क्या कर लो, माइनस कर लो। तो हमें जरूरत कितने की है, 770 के। निकाल कितना सकते हैं, 1085। क्या 770 निकाल सकते हैं, यस। लेकिन उससे पहले लगाओ थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या था, बैलेंस बचना चाहिए 15%, किस चीज का, पीयूसी का, यस और नो। तो पीयूसी में क्या आ गया, दोनों आगे, ये ऐड किया, 15% लिया, कितना अमाउंट आया, 13,12,500 का बैलेंस चाहिए। अब जनरल रिजर्व देखो कितना था सर, 21 लाख। 21 लाख में से अगर मेरे को अब जरूरत कितनी थी, 770 की, मैंने लेस किया, ये बचा 13,30,000। रहना कितना चाहिए बैलेंस,
12,500। तो कहने का मतलब है जितनी मेरी जरूरत है उतना मैं निकाल सकता हूं। अब रिवर्स कर लो, मान लो ये अमाउंट अगर ये अमाउंट यहां पे बैलेंस कितना बचता, 12,30,000 कितना बचता, राइट? नहीं मतलब जो भी है, मतलब जैसे यहां था कि 15% लगाने के बाद हमें इतना चाहिए था, अरे ये सुनो, और बच कितना रहा है 1330। अगर ये 1 लाख कम होता तो हम कहते हैं ये जो 770 का विड्रॉल है आप इतना कर नहीं सकते, वो हमें कुछ अमाउंट से क्या करना पड़ जाता, रिड्यूस। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल अभी फिलहाल मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। देखो, पेड अप कैपिटल दे रखी है 200 लाख, रिजर्व्स दे रखे हैं 240 के, इस साल का लॉस दे रखा है। तो एक क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट का करा दिया, दूसरा लॉस का करा रहा हूं। डिविडेंड दिया है, पिछले 3 साल में रेट दे रखा है। अगर आप एवरेज लेंगे 1231, तो ये एवरेज लिया 10.3 आ गया। इज दैट ओके? 10.3 किसके ऊपर लगाएंगे, 200 लाख के ऊपर। ये लगाया तो ये अमाउंट आ गया। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन क्या थी, रिजर्व में से निकालना 10% किसका, पीयूसी प्लस रिजर्व्स का। तो देखिए पहली बात क्वेश्चन में ध्यान दो, ये रिजर्व लिखे थे, एक्यूमुलेटेड रिजर्व। आप नोट जरूर दो, प्रिज्यूम्ड व्हाट, फ्री रिजर्व्स। देखो ये लिखा इंग्लिश में, जी सर लिखा है इंग्लिश में, अज्यूमिंग। ये किया टोटल, इसका 10% लिया, कितना है 44 लाख। लेकिन मैंने कहा था 44 लाख जो भी आ जाए विड्रॉल के लिए पहले इस साल का लॉस क्या करो, एडजस्ट। ये लॉस दे रखा था, एडजस्ट किया, पीछे कितना बचा 14 लाख। तो हमने कहा अभी डिविडेंड हम ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे, 14 लाख देंगे। नाउ देखिए कंडीशन 3 क्या थी, कंडीशन 3 ये भी थी, बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व में 15% ऑफ किसका, ये पीयूसी थी 30 लाख। क्लियर है? बचना चाहिए। और हमने कितना निकाल लिया यहां से 44 लाख। इज दैट ओके? रिजर्व कितना था 240 लाख, तो बड़ा अच्छा खासा पैसा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन वाली बात क्या है, शायद आप इतना डिविडेंड देना चाह रहे थे लेकिन आप दे कितना पाओगे, 14 लाख। तो इसलिए हमने क्या कहा, साहब 14 लाख दे रहे हैं 200 लाख के ऊपर। वैसे हम परसेंटेज में सोच रहे थे 10.3 दे देंगे, लेकिन ये 10.3 नहीं बन पाया क्योंकि इसको into 100 करके देखोगे तो रेट क्या निकल के आया, 7%। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? बिल्कुल, अकाउंट्स में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताने की मैंने कोशिश करी है, और लॉ में तो है ही, तो ये आपको मैनेज करना है। थैंक यू।